नमस्कार फ्रेंड्स, एडुशाला में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग घटना चक्र संचय देखेंगे। और ये घटना चक्र संचय जो है ना, ये घटना चक्र पूर्वावलोकन का अपडेटेड वर्जन है। अपडेटेड वर्जन कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार घटना चक्र पूर्वावलोकन स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम और सेंट्रल सिविल सर्विसेज के एग्जाम को कवर करता है, ये उससे एक कदम आगे है। अर्थात ये केंद्र सरकार के सिविल सर्विसेज एग्जाम, साथ ही राज्य सरकार के जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम को तो कंप्लीट करता ही है। इसके अलावा जो अन्य एग्जाम भी होते हैं, जैसे एसएससी हुआ, एसआई हुआ, और भी जितने एग्जाम हैं, उन सारे एग्जामों को ये कंप्लीट करता है। अपने आप में ये बहुत ही बेहतरीन है। एक और इसमें जो विशेषता है वो ये है कि जिस प्रकार पूर्वावलोकन में व्याख्या दिया होता है प्रत्येक प्रश्न में, जिससे पढ़ने में काफी कठिनाई होती है बच्चों को कई बार, इसमें क्या दिया है, इसमें उसने क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया है, व्याख्या उसमें नहीं दी हुई है। और इसके अलावा जो इस सीरीज को एक स्टेप आगे ले जाती है वो ये है कि इसमें लेवल के हिसाब से, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से इसको बांट दिया है। मतलब कि प्रत्येक चैप्टर को दो डिफिकल्टी लेवल में, लेवल 1 और लेवल 2 पे इसने डिवाइड किया है। डिफिकल्टी लेवल ये बहुत ही बेहतरीन बनाता है इस जो है कंटेंट को। चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन है, इसको जितनी बार हो सके आप रिवाइज करिए। 100% जो है ये आपके एग्जाम में आपको बहुत ही लाभ देगा। फ्रेंड्स, एडुशाला का एक बैकअप चैनल है जिसका नाम है लेट्स डन, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें पार्ट वाइज सारी वीडियोज दी जा रही हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे। इससे पहले आपको आधुनिक भारत का इतिहास प्रोवाइड कराया जा चुका है, तो आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास पूरा कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 में हुआ था, 570 ईस्वी में। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू जो शब्द है इसका प्रथम बार प्रयोग किया था, तो ये अरबों ने किया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? ये इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 712, ठीक है, 712 में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो ये 712 ईस्वी में। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, तो ये अरब के थे। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो ये अरब का, मोहम्मद बिन कासिम जो था अरब का था। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अल्पतगीन था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये उतपी था। शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी, ठीक है, शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो ये अलबरूनी था। अलबरूनी भारत में आया था 11वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो ये भीमदेव ने करवाया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो ये महमूद गजनवी ने। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? तो ये शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ठीक है, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? ये भीम द्वितीय ने। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये चंदावर का युद्ध में इसे पराजित किया था 1194 में। युद्ध जो है जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, ये तराइन का द्वितीय युद्ध के में। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? मोहम्मद गोरी के। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो ये बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये बख्तियार खिलजी था। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये है राजा जयपाल। तराइन का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था? तराइन का 1191 ईस्वी में हुआ था। सुल्तान महमूद जो है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो ये गजनी का शासक था, गजनी का। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? तो ये तराइन का युद्ध जो हुआ था 1192। किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो ये तराइन की दूसरी लड़ाई ने। निम्न में से कौन सा मिलान
सही किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो सही है वो देखते हैं, सुल्तान महमूद सोमनाथ को लूटना, तो केवल यहाँ पे सी सही है। ठीक है, केवल सी सही है। आगे देखते हैं, कथन और कारण दिया है। महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो देखिए यहाँ पे कथन तो सही है लेकिन कारण यहाँ गलत है। ए सही है, आर गलत है, तो यहाँ सी आंसर हो जाएगा, सी। नीचे दिए गए 2 कथन है, कथन और कारण दिया गया है, तो इसमें देखना है कौन सही है। तो भारत पर तुर्की आक्रमण जो हुआ था ये सफल हुआ था, बिल्कुल सही है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, कारण भी यही था, तो ये इसका ए आंसर हो जाएगा। कारण कथन दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश देखेंगे, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था, कुल 5 राजवंशों के द्वारा शासित हुआ था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? तो ये मोहम्मद गोरी का। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो ये चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? ये इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश। आगे देखेंगे, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये इल्तुतमिश था। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? तो ये इल्तुतमिश को। ठीक है, इल्तुतमिश को। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था बिहार में, तो ये है मलिक जानी। ठीक है, मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? ये तुर्कों का हाथ था, तुर्कों का। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो ये है बलबन के बारे में कहा गया है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी जिले इलाही की। निम्न में से किसने भारत में प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ किया था? तो ये बलबन ही था। निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो इसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था, ये सही नहीं है। ठीक है, जो सही है देख लीजिए। इसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया और बंगाल के विद्रोह का दमन भी किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था? ये बलबन। ठीक है, बलबन ने। निम्न में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित था? तो ये इल्तुतमिश। छोटा बालक तेमुजीन बड़े होने पर क्या कहलाया? ये चंगेज खान। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका ये रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन जो है किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नासिरुद्दीन। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो ये इल्तुतमिश था। निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया गया है? तो ये है बलबन को। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की है। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। आगे अब देखेंगे, निम्नलिखित को उनके दिल्ली पर उनके शासन के तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान और फिर उसके बाद नासिरुद्दीन और बाद में बलबन आया था। डी है इसका आंसर, डी। आगे राजा दैवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है राजा की गरिमा। तो इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था, तो ये बलबन था, बलबन। आगे, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो ये हो जाएगा गौरी वंश।
नीचे दिए गए वक्तव्य को बताना है, कथन कारण ही है, तो एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया, इसमें बताना है कौन सही है। तो बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली, सही है बिल्कुल। वह उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। देखिए यहाँ पे दोनों ही सही है, ए और आर सही है, किंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ये बी हो जाएगा, व्याख्या नहीं कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश देखेंगे चैप्टर 3। खिलजी वंश का पहला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? तो ये अलाउद्दीन। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो ये अलाउद्दीन ने, खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो ये जफर खान, ठीक है, जफर खान की मृत्यु हो गई थी। ए है इसका आंसर, ए। आगे अब देखेंगे, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो उनके पति का क्या नाम था? इनके पति का नाम था राणा रतन सिंह, ठीक है, राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देव था। प्रजा नियंत्रण प्रणाली जो थी, प्रथा किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। निम्न में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने। घड़ी तथा अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो ये रावी नदी सीमा थी। दिल्ली सल्तनत की किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो ये खिलजी, ठीक है, खिलजी वंश। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था? तो सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान जो है किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ये मुबारक शाह खिलजी। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तुर्क, ठीक है, तुर्की थे। दक्षिण विजय करने का मिशन जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो ये मलिक काफूर को। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के बारे में कहा है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा है। अभी सुमेलित करना है, तो इसको देखते हैं, सुमेलित करते हैं। रणथंभौर जो है हमीरदेव से संबंधित है, रणथंभौर। चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी में राजा राय रामचंद्र और गुजरात में कर्णदेव। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, डी। आगे देखते हैं कि सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया है? तो ये हो जाएगा, देखिए ये अलाउद्दीन, एक से अधिक है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ये दोनों ने किया था, ई है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया है? तो ये मुबारक खिलजी ने घोषित किया है। अब हम लोग देखेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश देखते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो ये गाजी मलिक इसका सुल्तान था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? तो ये हो जाएगा तुगलक वंश, ठीक है, डी है इसका आंसर, तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। अमीर को ही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था, तो ये दौलताबाद। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था प्रचलन।
देश जो है मुर्देश का इब्न बतूता जो है किसके काल में आया था, भारत किसके काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये आया था। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो ये इब्न बतूता। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, तो ये दफन है नालंदा में दफन है। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पे कहा था? सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था। निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, तो ये फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व जो है अथवा इसे सिंचाई कर कहते हैं, तो ये कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? ये फिरोज तुगलक ने लगाया था। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय भी किए? ये भी फिरोज तुगलक ने किया था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? तो ये फिरोज तुगलक ने। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज तुगलक। दिल्ली सल्तनत के तुगलक और राजवंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो ये आपका हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 में आक्रमण किया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो ये हो जाएगा सैयद वंश का। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो ये वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इसलिए। और तमान दौलताबाद जो है, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप था? तो ये औरंगाबाद। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो ये हो जाएगा हुमायूं। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये आया था मोरक्को से। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना किया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था? तो ये फिरोज तुगलक ने दिलवाया था। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया गया था, तो ये फिरोज तुगलक को। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो ये था खैराती अस्पताल। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो ये है सैयद वंश का। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं, अंततः पुनर्निर्माण किया गया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अब नेक्स्ट देखेंगे लोदी वंश, ठीक है। तो लोदी वंश का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? तो ये लोदी थे। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो ये सैयद वंश है, सैयद वंश। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा ने। तो ये हो जाएगा खतौली के युद्ध में। निम्न में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? तो ये सिकंदर लोदी ने बसाया था। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? सिकंदर लोदी जाना जाता है। अन्न के ऊपर कर समाप्त कर दिया था इसने। इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? गुलाम वंश का नहीं था, तो ये इब्राहिम लोदी नहीं था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था?
तो ये बहलोल लोदी था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? लोदी वंश था। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करी थी? सिकंदर लोदी ने। निम्नलिखित वंशों ने किस वर्ष में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए कुट को सही उत्तर चुनना है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं इसको। गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर हो जाएगा सैयद और लास्ट में लोदी हो जाएगा। तो डी आंसर हो जाएगा। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो सबसे पहले बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी, ये है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासन प्रचलित था उसके बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये तुर्क के थे। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे दीवाने बंदगान जो है फिरोज शाह तुगलक का है। ये केवल ए ही सही है यहाँ पे, ठीक है, ए सही है। अब आगे देखेंगे दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? बलबन ने। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी। सर्व जो है कर लगाया जाता था सिंचाई कर, ठीक है, सर्व कर जो है लगाया जाता था सिंचाई पर लगाया जाता था। हदीस क्या है? तो हदीस एक इस्लामिक कानून है। निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो ये इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो ये चांदी और तांबा के। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, तो मक्का की खेती नहीं करता था, गेहूं, जौ, चना की खेती होती थी। सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, इसका अर्थ है। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो सल्तनत काल में जो मुद्राएं थी प्रचलित, ये था जीतल और टंका। डी है इसका आंसर, डी। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट इक्ता व्यवस्था की है? तो इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। अब मिलान करना है, देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें है दीवाने अर्ज, ठीक है, दीवाने अर्ज जो है सैन्य विभाग से संबंधित था। और दीवाने रिसालत जो है, दीवाने रिसालत है धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवाने इंसा जो है सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवाने बजारत वित्तीय मामला से ये संबंधित था। तो इसका देखिए आंसर है डी, डी हो जाएगा। निम्नलिखित भूमि उत्पाद पर कर लगाने वाला कर को यहाँ इंगित करना है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, निम्न में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो यहाँ पे देखते हैं खराज है, उस्र है और मुक्तई है, तीनों है। खराज, उस्र, मुक्तई ये क्या थे? भूमि उत्पाद कर। अब देखेंगे दिल्ली सल्तनत का कला स्थापत्य, ठीक है। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। घोड़े के नाल के आकार की जो मेहराब है सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी, तो ये अलाई दरवाज़ा में लगाई गई थी। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक ये सभी जुड़े थे। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, तो ये बलबन का मकबरा था। चित्तौड़ का कृति स्तंभ जो है निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? राणा कुंभा के शासनकाल में। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये अजमेर कुव्वत उल इस्लाम ये सुमेलित नहीं है। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, गुलबर्गा में जामा मस्जिद है, मालवा में जहाज महल है। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई है? स्थापत्य कला। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है? ये 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो ये 238 फीट है। अब मिलान करना है,
चलिए मिलान करते हैं इसको। तुगलकाबाद जो है किला, ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। और हौज खास जो है फिरोज शाह तुगलक ने। द सिटी ऑफ सीरी, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो देखेंगे इसको, सबसे पहले कुतुब मीनार बना, फिर तुगलकाबाद का किला बना, फिर लोधी गार्डन और बाद में सबसे बाद में फतेहपुर सीकरी, यानी कि बी आंसर है। सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसको करते हैं सुमेलित। वास्तुशैली और संबंध राजवंश दिया हुआ है। तो मेहराब की निचली सतह जो है ये खिलजी वंश, निचली सतह पर कमल कली की झालर, ये खिलजी वंश का है। अष्टभुजीय मकबरों का उदय, ये आपका तुगलक वंश हो जाएगा। स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग जो हुआ है ये विजयनगर के समय। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, ये जो है सरकी के समय हुआ है। तो इसका देखिए आंसर ए हो जाएगा। अब देखेंगे दिल्ली सल्तनत में साहित्य देखेंगे। तो सबसे पहले किताब उल हिंद की रचना के लेखक कौन है? किताब उल हिंद अलबरूनी है। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में, एटा में। निम्न में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? तो ये अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है? तो ये खड़ी बोली के विकास में। निम्न में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो ये अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों हो जाएगा, ठीक है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जो है दरबार में थे, तो ये अलाउद्दीन के खिलजी के दरबार में भी थे और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भी थे। अमीर खुसरो एक क्या थे? तो ये कवि भी थे, संगीतज्ञ, इतिहासकार, ये सभी थे। नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता ये अमीर खुसरो ही थे। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कहा जाता है अमीर खुसरो को। तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन है? मिन्हाज-उस-सिराज। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया है? तो ये फारसी। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो ये सितार है, सितार। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन तो ये अमीर खुसरो ने किया था। निम्न में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो ये राणा कुंभा है, राणा कुंभा। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, तो ये लिखा है फिरोज शाह तुगलक ने। निम्न में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला दे लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो ये इब्न बतूता ने। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनके कालक्रम में बताना है। तो सबसे पहले आपका किताब उल हिंद हो जाएगा, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर तबकात-ए-नासरी और बाद में फतवा ये जहांगीरी हुआ है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है। आगे अब देखेंगे, आगे भी सुमेलित करना है, ठीक है। इसको सुमेलित करते हैं। जियाउद्दीन बर्नी जो है, जियाउद्दीन बर्नी संबंधित किससे है? तारीख ए फिरोज शाही संबंधित है। हसन निजामी आपका ताजुल मासिर ने लिखा है। और मिन्हाज उस सिराज जो है, मिन्हाज उस सिराज तबकात-ए-नासरी संबंधित है। याहिया बिन अहमद ये आपका तारीख मुबारक शाही हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी। सुमेलित ही करना है, देखते हैं इसको। तो तारीख हिंद आपका अलबरूनी का है। तारीख दिल्ली जो है खुसरो का है। रेहला जो है इब्न बतूता का है। तबकात-नासरी मिन्हाज का है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, सी। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था, तो कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए होता था। तो ये हो गया कंप्लीट। अब दिल्ली सल्तनत का विविध देखेंगे। तो पहला इसमें भारत में पोलो खेलों का प्रचलन किसने किया है? तुर्कों ने। इब्न बतूता मोरक्को का था। मार्को पोलो जो था ये इटली का था। और नूनीज पुर्तगाल का था। अब्दुल रजाब यहाँ आंसर हो जाएगा, सही नहीं है। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो ये
उलेमा कहलाते थे। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो ये सेवा नहीं की थी, इल्तुतमिश के समय नहीं की थी। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय की थी। निम्न में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी? तो वही जौहर प्रथा है। निम्न में मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? हेमचंद्र सूरी। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई है? तो ये सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। सुमेलित करना है, इसको देखते हैं। चंदावड़ का जो युद्ध हुआ है, चंदावड़ का 1194 में, तैमूर का आक्रमण 1398 में, तालीकोटा का जो युद्ध है 1565 में, और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, डी। चलिए आगे देखते हैं। अब निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और कालक्रम में लगाना है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले आपका तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ है, फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, अफगानपुर षड्यंत्र हुआ है, और फिर मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ए हो जाएगा। सुमेलित करना है तो देखते हैं। अकबर के समय आईने दहसाला है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आपका ये प्रतीक मुद्रा उसने चलाया था। इल्तुतमिश के समय चहलगामी अमीर की, और सरशाह ने सड़क आजम, ठीक है, संबंधित है। बी इसका आंसर है, बी। अब ये हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर, उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। तो जौनपुर नगर निम्नलिखित की स्मृति में स्थापित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के। जौनपुर नगर की स्थापना किसने करा था? फिरोज शाह तुगलक ने। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में किसे पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये हुसैन शाह था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, ये जैनुल आबेदीन को जाना जाता था। निम्न में किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो ये जैनुल आबेदीन ने किया था। बहमनी राज्य की स्थापना किया था किसने? अलाउद्दीन हसन ने। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1347 में हुई थी। 1347 में। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये गुलबर्गा थी। बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का नाम क्या था? तो ये नाम था इनका कलीम उल्लाह। निम्न में कौन सा एक ही सुमेलित है? तो यहाँ पे होयसल द्वार समुद्र से संबंधित है, और पांड्य जो है मदुरई से संबंधित है। दो यहाँ पे सुमेलित है, ठीक है, बी और डी दोनों सुमेलित हैं। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका नाम है हलेबीड। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? तो ये गोल गुंबद बीजापुर। गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल मान सिंह ने बनवाया था। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो ये क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। रणथंभौर क्या है? तो एक राजपूत दुर्ग था। कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ है? तो ये 12वीं सदी में हुआ है। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो ये बाज बहादुर से संबंधित था। वाडियार के शासक थे, तो वाडियार के शासक मैसूर का देसी राज्य था। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। बीजापुर का गोल गुंबद मकबरा किससे संबंधित है? तो ये मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। गुलबर्गा इनमें से किस राज्य में स्थित है? गुलबर्गा। तो गुलबर्गा जो है कर्नाटक में है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। बेल्लूर और हेलबिड में निर्माण किए गए मंदिर 12वीं शताब्दी के हैं। निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो ये राणा कुंभा, ठीक है, राणा कुंभा। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो ये गोलकुंडा से निकाला गया था, गोलकुंडा से। निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? महमूद गवाह ने कराया था। इन कथनों पर विचार करना है और इसमें देखिए सही कथन चुनना है, ठीक है। तो जैनुल
आबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। तो सारे ही शामिल है। बुर्ज है, बौद्ध पैगोडाओं से समानता है, फारसी शैली का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, सारे सही हैं। निम्न में कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो ये मुनि जिन विजय सूरी ये नहीं था। कौन कौन था? तो मुनि सुंदर सूरी, नाथा, टिल्ला भट्ट ये सभी थे। निम्न मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो ये इब्राहिम आदिल शाह। निम्न में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक है? तो पुस्तक का लेखक है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ था? तो इनका अंत हुआ था, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया था। निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासक से सुमेलित करना है। तो देखते हैं इसको। दोहरा गुंबद जो है सिकंदर लोदी ने बनवाया था। अष्टभुजीय मकबरा शेर शाह ने। सत्य मेहराबीय मकबरा जो है ये किसने बनवाया था? ये बलबन ने। और गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। तो इसका आंसर देखिए बी है, बी। आगे अब देखेंगे, सुमेलित करना है तो इसको सुमेलित करते हैं। आदिल शाही, ठीक है, आदिल शाही जो है बीजापुर से संबंधित है। कुतुब शाही आपका हो जाएगा गोलकुंडा से संबंधित है। निजाम शाही अहमदनगर से संबंधित है। और सरकी शाही जो है जौनपुर से संबंधित है। डी है इसका आंसर। फिर से सुमेलित करना है, राजवंश और राजधानी है। तो देखेंगे इसको। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी। और पांड्य की राजधानी आपका मदुरै हो जाएगी। यादवों की राजधानी ये देवगिरी। और काकतीय का वारंगल हो जाएगा, काकतीय का वारंगल। बी है इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। अब आगे बढ़ेंगे। आगे है विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखेंगे। हम्पी जो है किस राज्य का अवशेष है? तो ये विजयनगर का अवशेष है। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? हरियर और बुक्का थे। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर जो राज्य है इसकी स्थापना संगम वंश ने किया था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये 8 तेलुगु कवि। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा गया है? कृष्णदेव राय को। प्रसिद्ध विजयनगर शासक जो है कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो ये नागलपुर की स्थापना की। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो ये कृष्णदेव राय के समय निर्मित हुआ था। अब्दुल रजाक विजयनगर आया था तो ये किसके काल में? देवराय द्वितीय के काल में आया था। निकोलो कोंटी कौन है? तो ये इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। नेक्स्ट देखेंगे, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था? तो ये विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था तो ये विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। एक तरफ विजयनगर था और दूसरी तरफ बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना थी। जब राजा ओडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजयनगर साम्राज्य का शासक था तो ये वेंकट द्वितीय था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। निम्न में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये हम्पी। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण है? तो ये विजयनगर। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जो है जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी में स्थित है। जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे उसी प्रकार तेनालीराम जो है किसके दरबारी कवि थे?
तो ये तेनालीराम जो थे कभी नहीं थे, तेनालीराम ये दरबारी थे कृष्णदेव राय के। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ था। राम राय की पराजय से। नुनीज पुर्तगाली यात्री विजयनगर किसके शासनकाल में आए थे? तो ये अच्युत राय के काल में आए थे। वाडियार कहाँ के शासक थे? तो ये मैसूर का देसी, वोडियार जो है मैसूर का देसी राज्य के शासक थे। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था, तो ये तेलुगु, तमिल और संस्कृत को प्रोत्साहित किया था। कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? तो ये विजयनगर के शासक थे। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखी थी अमुक्त मालदे। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहा जाता है? तो ये हम्पी कहा जाता है। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो यह बुक्का प्रथम ने। बुक्का प्रथम ने। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो ये देव राय द्वितीय के दरबार में थे। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो ये हरिहर द्वितीय। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने कराया था? तो ये हरिहर और बुक्का ने। निम्नलिखित में किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? तो ये आदिल शाही। ठीक है, सी है, आदिल शाही ने किया था। अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था तो किसके द्वारा? अलवार संतों द्वारा किया गया था। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? संसार जो है दुखपूर्ण है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछो। तो ये कथन जो है ये रामानंद का है, रामानंद का। सभी भक्ति संतों के मध्य एक विशेषता थी। तो क्या विशेषता थी? कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? शंकरदेव ने। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? ये विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? वल्लभाचार्य ने किया था। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो ये चंपारण है, चंपारण। निम्न में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो हिंदी का प्रयोग रामानंद ने किया है। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म जो हुआ है प्रयाग में हुआ है? तो ये रामानंद का। कबीर शिष्य थे, कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। बीजक के रचयिता कौन थे? तो ये बीजक के रचयिता कबीर थे। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक ये अमर मूल है, अमर मूल। मलुकदास एक संत कवि थे, तो ये कड़ा के। संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? तो ये महंगू नाम था। निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही कालक्रम दिखाना है। तो कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ है? तो ये 12। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? तो वैष्णव कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है? ये ननकाना। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? तो ये सिकंदर लोदी के समय सिख धर्म की स्थापना किए थे। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। राग गोविंद के रचनाकार कौन थे? तो ये मीराबाई। राग गोविंद की रचना मीराबाई ने किया था। इनमें से कौन इस्लाम से प्रभावित था? नामदेव। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? वैष्णव से संबंधित थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे? तो ये तुलसीदास थे। निम्नलिखित में कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो ये है साहित्य रत्न नहीं है। बाकी जो है देख लीजिए, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये सभी तुलसीदास की है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सही सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, नहीं है। तो
यहाँ शीश उन्मिलित नहीं है, ये देख लीजिए। ध्रुवदास ने भगत नामावली की रचना की थी, नाभिदास ने भक्तमाल की और उस्मान ने चित्रावली की रचना की थी। निम्न में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? नामदेव वरकरी संप्रदाय के संत थे। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो ये पंढरपुर में। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये जहांगीर के। भारत में चिश्तिया सूफी मत को संस्थापित किया था ख्वाजा मुइनुद्दीन ने किया था। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो ये शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ये ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। ठीक है, ख्वाजा उस्मान हरूनी के। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है शिष्य थे, तो ये बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में है। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है, तो ये कौन है? ये मुइनुद्दीन चिश्ती हैं। निम्न में कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, शेख मुइनुद्दीन थे और शेख निजामुद्दीन औलिया थे। यहाँ बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी, ये नहीं थे, जिलानी नहीं थे। निम्न में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? तो ये अमीर हसन को। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो ये हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासक देखा था, तो ये कौन था? ये निजामुद्दीन औलिया। निम्न में से किस सूफी संतों के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया? तो ये फरीदुद्दीन गज ए शंकर, फरीदुद्दीन गज ए शंकर। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी धारण प्रदान की गई? तो ये शेख सलीम चिश्ती। निम्न में से किसे चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो ये नासिरुद्दीन को। निम्न में सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो ये नक्शबंदिया संगीत के विरुद्ध था। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, तो ये नक्शबंदी था, नक्शबंदी। निम्नलिखित युगों में गलत युग में चुनना है, तो देखेंगे इसको। चिश्ती जो है दिल्ली और द्वाब में स्थित है, और सुहरावर्दी सिंध में फैला था, और फिरदौसी सिलसिला जो था बिहार में। तो ये देखिए यहाँ पे सी गलत है, सी गलत है। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? तो ये शाह मोहम्मद गौस ने माना था। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय के। निम्न में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो उलेमा का नहीं है, खानगा, समा और शेख का है। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किया था? तो यह रसखान ने किया था, रसखान ने। निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो ये हो जाएगा अमीर खुसरो। 12 मासा की रचना किसने करा था? तो 12 मासा की रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ में। क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो ये बेथलेहम में हुआ था, बेथलेहम में। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? तो ये इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए हैं। कौन सा ईसाई संत जो है पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? तो ये है असीसी के संत फ्रांसिस। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो ये रामानंद ने चलाया था, रामानंद ने। आगे देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु जो है किस संप्रदाय से संबंधित थे? ये गौड़ीय संप्रदाय से। निम्न में से किसका मिलान गलत है बताना है? तो ये हो जाएगा डी गलत है। नामदेव महाराष्ट्र के थे, चैतन्य पश्चिम बंगाल संबंधित थे, नरसिंह मेहता गुजरात से संबंधित थे। ये यहाँ पे गलत है। अष्ट छाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आचार्य विठल नाथ के द्वारा। निम्न में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? तो ये कबीर। निम्न में कौन संत महाराष्ट्र से संबंधित है? तो ये तुकाराम संबंधित हैं। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ये मक्का। इस्लाम की स्थापना हुई तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई है।
मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है। हिजरी सनमत कब आरंभ हुआ था? 622 में आरंभ हुआ था। सूफी संप्रदाय का उद्भव ये इस्लाम से माना जाता है। बहाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था? बहाई हो जाएगा ईरान में। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो ये सिकरी में रहते थे। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो ये सूफियों का गुरु, ठीक है, सूफियों का गुरु। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? सूफी आंदोलन, तो इसमें हो जाएगा सूफी आंदोलन जो है फारस पर्सिया से। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? सिलसिला के नाम से। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और उपयुक्त सभी सूफी संत भी था, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान इतिहासकार भी थे। भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो ये हो जाएगा असमिया। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था, तो इसका नाम था संत तुकाराम। संत तुकाराम। एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है, तो ये कन्फ्यूशसवाद और कन्फ्यूशियन धर्म का। सुमेलित करना है तो देखते हैं इसको। वल्लभाचार्य जो है ये संबंधित हैं पुष्टि मार्ग से, रामानुज जो है विशिष्टाद्वैत से, माधवाचार्य द्वैतवाद से और शंकर जो है अद्वैत से संबंधित है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। फिर से सूची को मिलाना है, देखते हैं इसको, ठीक है। भक्ति संत और व्यवसाय है, ठीक है। नामदेव जो है, नामदेव दर्जी थे। कबीर जो है जुलाहा थे। रविदास मोची और सेना जो थे नाई थे। इसका बी आंसर है, बी। अब फिर मिलाना है, देखते हैं इसको। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये चिश्तिया संबंधित है। शेख अहमद सरहिंदी ये नक्शबंदिया संबंधित है। दारा सिकोह जो है कादिरिया से और शेख शहाबुद्दीन जो है ये सुहरावर्दी से संबंधित हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी। आगे भी मिलान ही करना है, तो देखते हैं इसको। मुल्ला दाऊद जो है ये चांदायन से संबंधित है। दामोदर कवि जो है पद्मावती कथा संबंधित हैं। और अब सोमनाथ जो है राग विबोध से संबंधित है। अमीर खुसरो आशिका से संबंधित है, तो बी है इसका आंसर, बी। अब फिर से सुमेलित करना है, तो देखते हैं इसको। शंकरदेव जो है एक शरण धर्म से संबंधित है। जगजीवन सतनामी थे। लालगिन या लाल बेग जो है ये अलखनामी। गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ से संबंधित है। ए है इसका आंसर, ए। अब आगे देखेंगे। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्न में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते हैं? तो ये ध्यान साधना और श्वास नियमन, ठीक है। ध्यान साधना, श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो बी है इसका आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन देखना है। तो इसमें दोनों गलत हैं, कोई सही नहीं है, छोड़ देते हैं। हठ योग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही सही है। हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। सी है इसका आंसर, दोनों ही सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो ये दोनों ही यहाँ पे देखिए गलत है, ठीक है। तो इसको गलत है, तो इसको छोड़ देते हैं। आगे अब बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे मुगल वंश। तो सबसे पहले है बाबर से संबंधित। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः कहाँ के थे? तो ये चगताई तुर्क थे, ठीक है, चगताई तुर्क। इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो ये शैबानी खान ने पराजित किया था। किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? तो ये है बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किसके मध्य हुआ था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो ये उसकी सैन्य कुशलता। निम्न में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था?
तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ है 1526 में, सही है। खानवा का युद्ध 1527 में, घाघरा का युद्ध 1529 में। तो यहाँ तीनों ही सही है, डी आंसर हो जाएगा, डी गलत है, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, डी था आंसर। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा करी थी। तो ये खानवा का युद्ध था, खानवा का। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा था। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प की सफलता की शिक्षा मिलती है। तो ये जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। तुजुक ए बाबरी जो है किस भाषा में लिखी गई है। ये तुर्की भाषा में। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो ये मीर बाकी ने कराया था, मीर बाकी ने। अब नेक्स्ट देखेंगे, बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था। तो ये इब्राहिम लोदी था। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था। तो ये राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो बाबर की मृत्यु जो है आगरा में हुई थी। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी। तो ये काबुल में की थी। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। तो ये किया है मेवाड़ का, ठीक है, मेवाड़ का। बाबर ने प्रथम बार उत्तर पश्चिम में कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया था। तो ये पंजाब हो जाएगा, पंजाब से। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान जो था, ये इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार था। आगे, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित था तो हो जाएगा काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। तो ये तीनों थे, सी है इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखेंगे, हुमायूं और शेर शाह, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न नामों में से उसे चिन्हित करना है जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो बी इसमें है, कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये तीनों उसके भाई थे। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना था, इसने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी। तो ये जौनपुर में। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था। तो ये शेरशाह था, शेरशाह। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो ये कौन था, ये शेरशाह सूरी था। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। तो ये हो जाएगा बी हुमायूं, ठीक है, ए हुमायूं हो जाएगा, बी है इसका आंसर। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। तो ये 1532 में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उन्हें क्रमानुसार लगाना है। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले दौराह का युद्ध हुआ था, फिर चौसा का युद्ध, उसके बाद कन्नौज का युद्ध होता है, लास्ट में होता है सामूगढ़ का युद्ध। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। तो ये हाजी बेगम ने करवाया था। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था। चांदी का सिक्का शेरशाह ने। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की जो विनिमय दर थी, ये क्या थी। तो ये तांबे का 64 था और चांदी के रुपए का ये आपका 1 हो जाएगा, 64:1 था। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार जो है किसने किया था। ये शेरशाह ने किया था। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है शेरशाह का है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है। तो ये सासाराम में है, सासाराम में है। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। तो ये दिल्ली की किला कुहना मस्जिद का। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया गया था। तो ये शेरशाह ने कराया था, शेरशाह ने। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारत शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। तो ये शेरशाह। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनाई।
शेरशाह था। शेरशाह का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो ये शेरशाह के अधीन। शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? तो 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड जो है पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? तो ये पूर्व बंगाल के साथ। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो ये कालिंजर में हुई थी। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो ये हुमायूं है। 1540 में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? कन्नौज के युद्ध के बाद। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपए का सिक्का मिंट किया गया था, टकसालित किया गया था? तो ये शेरशाह सूरी। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 250 फिर से देख लीजिए। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो ये इस्लाम शाह ने किया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अकबर देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो ये कालानौर में। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था, ये राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो ये हकीम खान थे। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध जो है राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था, तो ये कछवाहों से किया था। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो ये मुइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो ये अधम खान को। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो ये हो जाएगा मेवाड़। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती जो थी, ये कहाँ की रानी थी? ये मंडला की रानी थी। अबुल फजल की मृत्यु जो है इनमें से किसके कारण हुई थी? तो ये शहजादा सलीम के कारण। निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो ये अकबर ने। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? तो ये अकबर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? तो ये अकबर के द्वारा ही कहा गया था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित था, मनसबदारी व्यवस्था। अकबर द्वारा दीवान को पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो ये मुजफ्फर खान तुर्बती। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? मंगोलिया से ली गई थी। जाप्ती प्रणाली जो है किसकी उपज थी? तो जाप्ती प्रणाली है अकबर की। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? ये भू राजस्व के क्षेत्र में। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है दहसाला। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैर्तन की कड़ी थी? तो ये टोडरमल। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये 1582 में। इबादत खाने का निर्माण किसने कराया था? तो इबादत खाने का निर्माण अकबर ने ही कराया था। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो ये वह भवन था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। ठीक है, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो डी होगा, अकबरी महल नहीं है। बाकी स्वर्ण महल, पंचमहल और जोधा भाई का महल ये सभी फतेहपुर सीकरी में है। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा। अकबर द्वारा अपनाए गए सुलह ए कुल की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित थी? तो ये हो जाएगा
सारे ही हो जाएगा। राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, डी है इसका आंसर। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो ये हो जाएगा अकबर। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने कराया था? तो अकबर ने कराया था बुलंद दरवाज़ा और जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो ये अकबर ने। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है तो ये फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था तो ये पंचमहल, ठीक है, पंचमहल। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ये सिकंदरा में स्थित है। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो ये दिल्ली का लाल किला। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था तो ये हरिविजय सूरी था, हरिविजय सूरी। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था तो ये दसवंत था। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है तो वह कौन है? अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति जो था ये रॉल्फ फिंच था। सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो ये अब्दुसम्मद को। अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन किनकी सेवा में थे? राजा रामचंद्र की सेवा में थे, ठीक है। और आगे देखेंगे सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ जो द्वय तानसेन और बैजू बावरा जो है किसके शासनकाल से विख्यात हैं? तो ये अकबर के समय ही सारे थे। कलानौर में राज अभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो अकबर की आयु 13 वर्ष थी। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? पानीपत की द्वितीय है तो बाबर, ठीक है, तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो है ये आपका बाबर नहीं होगा, अकबर तथा हेमू के बीच हुआ था ना। पानीपत की द्वितीय है। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो ये विश्व बंधुत्व था। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो ये हो जाएगा अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? तो ये बैरम खान था। निम्न में से किसने रामायण की फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। निम्न में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? तो ये अकबर ने। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो ये 1/3। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो ये रामतनु पांडे था। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? तो ये बीरबल था, ठीक है, बीरबल। निम्न में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? तो ये अकबर ही था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा ये भी अकबर ही था, ठीक है। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? ये हुमायूं का मकबरा है। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो ये हो जाएगा मारवाड़ के राव चंद्रसेन, ठीक है, मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने। अकबर की लोकप्रियता का कारण क्या था? तो मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार, ये सारे ही इसके कारण थे लोकप्रियता के। अब सम्राट और मकबरा ये सुमेलित करना है, ठीक है, तो करते हैं इसको सुमेलित। बाबर में, ये बाबर का जो मकबरा है काबुल में, अकबर का मकबरा सिकंदरा में और जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में, शाहजहां का आगरा में है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही है बताना है। तो अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, बिल्कुल किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की भी स्वतंत्रता दी थी। देखिए यहाँ पे जो है ना दोनों ही सही है, 1 और 2। अकबर का शासन जाना जाता है किस लिए? तो क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन, ये सारे ही हो जाएंगे 1 2 3, 4 तो नहीं होगा, तो 1 2 3।
मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई थी। कथन कारण देखते हैं। तो अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। बिल्कुल सही है। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। दोनों ही कथन सही है और कारण भी बता रहा है। निम्नलिखित इमारतों में कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तो ये जामा मस्जिद है। प्रयागनगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? तो ये अकबर ने दिया था। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे जहांगीर। तो इसमें फर्स्ट है जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो जहांगीर का अर्थ जो होता है यह है विश्व विजेता। नूरजहां जो है किस मुगल शासक की पत्नी थी? नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा इसी ने शुरू किया था, जहांगीर ने। नेक्स्ट है मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? जहांगीर के समय। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो ये हो जाएगा हॉकिंस। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो ये हो जाएगा सी विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के शासनकाल में। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो ये 1615 में। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो ये अजमेर में दिया था। सम्राट जहांगीर का कहाँ दफन किया गया है? तो ये लाहौर में। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो ये जहांगीर के समय। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी? तो ये अबुल हसन को। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी? तो ये मंसूर को दी गई थी, मंसूर को। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ये मंसूर था, मंसूर। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा पारसी में लिखी थी? तो ये जहांगीर ने लिखी थी। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था ये जहांगीर ने। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? जहांगीर का। निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो ये जहांगीर था। इत्मादुद्दौला का मकबरा जो है आगरा में किसने बनाया था? तो ये नूरजहां ने बनवाया था। न्याय की चेन किसने स्थापित की थी? तो ये जहांगीर ने। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? तो ये जहांगीर ने किया था। उस मुगल महारानी का नाम बताना है जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। तो ये नूरजहां, ठीक है, नूरजहां। किस मुगल संस्थान ने तंबाकू के प्रयोग को निषेध किया है? तो ये जहांगीर है, जहांगीर। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है तो ये फ्रांसिस्को पेलसर्ट है। नेक्स्ट देखेंगे प्राचीनकारी, जिसको पिट्रा ड्यूरा भी कहते हैं, इनमें से किससे संबंधित है? तो जो पिट्रा ड्यूरा था ये दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना एक पद्धति थी। चलिए आगे अब देखेंगे, सुमेलित करना है। निर्माता और स्मारक, तो बाबर हो जाएगा। जामा मस्जिद संभल में बनाया था हुमायूं ने दिन पनाह बनाया था। अकबर ने जहांगीरी महल बनाया था। जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूर्ण कराया था। तो इसका आंसर देखिए ए हो जाएगा, ए। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है तो ये दतिया में स्थित है। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर का मकबरा शहादरा बिल्कुल है, और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है, और शेख निजामुद्दीन औलिया ये गलत है, ठीक है, डी गलत है यहाँ पे, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे शाहजहां। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो ये कविंद्राचार्य ने। निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राज कवि था?
तो ये कलीम था। मुमताज़ महल की असली नाम क्या था? मुमताज़ महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है, तो ये ताजमहल में मिलता है। ताजमहल में दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था? शाहजहां ने करवाया था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो ये शाहजहां। दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये हो जाएगा सिर ए अकबर। सिर ए अकबर। अधोलिखित में से कौन एक दारा सिकोह की रचना है? तो ये कौन एक दारा सिकोह की रचना है? तो ये है मजमूउल बयान। दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया है? तो ये दिल्ली में। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था, ये दारा सिकोह था। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो ये मीर जुमला ने दिया था। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो ये हो जाएगा सी शाहजहां। शाहजहां ने। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो ये औरंगजेब। नेक्स्ट देखते हैं सन 1628। ठीक है, 1628 में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ये मुमताज महल के याद में बनवाया गया था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, तो ये संगमरमर से। निम्नलिखित में से औरंगजेब की माँ कौन सी है? तो ये मुमताज महल। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट शाहजहां कहलाया। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताऊस 1739 में कौन ले गया था? तो ये ले गया था फारसी आक्रामक नादिर शाह ले गया था। नेक्स्ट देखेंगे शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो ये दारा सिकोह को। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णिम कहा है? तो ये A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। ईरान के शाह और मुगल शासकों बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये कंधार थी। विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताऊस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो ये दिल्ली के लाल किला के दीवाने आम में रखा गया था। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा था, तो ये सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना। नेक्स्ट है सूची, ये मिलान करना है। ठीक है, देखते हैं स्मारक और उसके निर्माता। तो सबसे पहले अल्लाई दरवाजा दिल्ली का ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी ए अकबर के द्वारा। मोती मस्जिद आगरा का, तो आगरा का किसने? शाहजहां ने बनाया था। और मोती मस्जिद जो दिल्ली का है औरंगजेब ने बनवाया था। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर। ठीक है, अब चलते हैं आगे, औरंगजेब देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो ये है औरंगजेब। धर्मत का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो ये अकबर था इसका पुत्र जो विद्रोह किया था। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो ये जयसिंह के साथ। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो ये औरंगजेब को। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों का विजय किया था वह कौन था? तो ये बीजापुर और गोलकुंडा। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? 1686। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? तो ये औरंगजेब के ही समय। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो ये औरंगजेब के समय लगाया गया था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है? तो ये दारुल इस्लाम, बीबी का मकबरा
किसने बनवाया था? औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ये राबिया उद दौरानी का मकबरा। निम्न में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो ये मेहरुनिसा जो है थी। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी? तो ये जहांआरा को। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो ये औरंगजेब से। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था, तो ये औरंगजेब ने किया था। किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? तो ये तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर। अंतिम मुगल सम्राट था ये बहादुर शाह जफर, ठीक है। आगे देखेंगे, शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था, ठीक है। निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये मुअज्जम था उसका उत्तराधिकारी। औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? तो ये चूड़ामन ने। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी दी गई थी? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के शासन के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था? तो ये छत्रसाल। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो ये सुलेमान सिकोह ने लिया था। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक था तो अबुल हसन कुतुब शाह था। अब देखेंगे मुगल कालीन प्रशासन। तो सबसे पहले है इसमें मुगल शासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से जाना जाता था जिले को। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मीर बख्शी था। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो ये मनुची को नियुक्त किया गया था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, तो ये लोक आचरण अधिकारी जो था ये मुहतसिब था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या रहा? तो ये था भू राजस्व। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल जो है माल प्रतिनिधित्व करता है, तो भू राजस्व का। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो ये था जहांगीर ने लगाया था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, तो ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मुगल शासन में तांबे का जो सिक्का था ये दाम कहलाता था, ठीक है, दाम। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो ये बाबर ने। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ है लगान निर्धारण का तरीका। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व प्रणाली का प्रचलित आधार था? तो ये हल की संख्या। कोतवाल क्या था? तो कोतवाल रक्षक होता था। सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? तो ये अकबर ने किया था, अकबर ने। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ, तो सूबा ये चकला क्या था? तो सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के ये समानार्थी नहीं था, ठीक है, सरकार के समानार्थी नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे मनसबदारी के संबंध में बताना है, तो देखेंगे इसमें सही उत्तर। तो मनसबदारी व्यवस्था जो थी ये राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। तो इसमें केवल एक ही सही है, केवल एक सही है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? तो ये उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें 33 वर्ग होते थे और उन्हें मसूरत अथवा सशस्त्र पद प्राप्त होते थे। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। तो यहाँ पे A, B, D यहाँ सही था और C गलत था। अब नेक्स्ट देखेंगे, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, ओ सही है ये। और मनसबदारों का चयन जो होता था योग्यता के आधार पर होता था, तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, ठीक है, लेकिन कारण नहीं बता रहा है, सही है दोनों कथन। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और
राम सिंह देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलवाए थे, तो ये अकबर ने। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था? तो ये सहाब नहर है, सहाब नहर। अब देखेंगे मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। ठीक है, तो देखते हैं इसको। पहला है, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो सारे ही कथन यहाँ पे सत्य है। युद्ध दृश्य बनाया जाता था, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य होता था, दरबारी चित्रण होता था, ये सभी सही है। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो दसवंत और बसावन जो थे अकबर के समय के चित्रकार थे। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो ये चित्रकला को। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? तो ये जहांगीर ने किया था, जहांगीर के द्वारा। किशनगढ़ शैली जो है किस कला के लिए फेमस है? किशनगढ़ शैली चित्रकला के लिए। निम्न में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो ये बीड़ा बजाता था संगीत। प्रातः काल में गाया जाने वाला क्या राग कौन सा है? तोड़ी। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो ये भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। ठीक है, भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो ये हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर के द्वारा। अब आगे देखेंगे, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो ये हुमायूं। ठीक है, हुमायूं हो जाएगा। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। तो निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? तो ये कालीघाट, कालीघाट पे नहीं। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो ये अकबर के समय हुआ था। निम्न में कौन, इसमें बताना है, जहांगीरी चित्रकार था? तो देखिए यहाँ पे अबुल हसन और अबुल हसन है और अकारिजा। ठीक है, अकारिजा और अबुल हसन जो था जहांगीरी चित्रकार था। आगे देखेंगे, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल, इनमें से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते करते हैं? तो ये चित्रकला की शैलियां हैं, चित्रकला की। अब देखेंगे मुगल कालीन साहित्य। तो देखते हैं इसको। बाबरनामा, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ये लेडेन और रस्किन ने किया था मुगल काल में। निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखा था? विवरण। तो ये गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो ये गुलबदन बेगम ने किया था। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये माहम अनगा के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये ताजुल माली ने। हाँ, ताजुल माली ने किया था। तबकात अकबरी किसने लिखा था? निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? ये अब्दुल रहीम खान खाना। शाहजहां नामा के लेखक कौन है? तो ये इनायत खान, इनायत खान है। अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का। अबुल फजल द्वारा अकबर नामा पूरा किया गया था, 7 वर्षों में पूरा किया गया था। मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? तो ये फारसी थी। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? बाबरनामा जो है आत्मकथा है। आईने अकबरी का रचयिता कौन था? तो ये अबुल फजल था। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में अनुदित महाभारत का फारसी में अनुवाद, इसका नाम क्या था? रज्म नामा इसका नाम था। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो ये शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये तबकात नासरी जो है मिनहाजुस सिराज जस्मानी के द्वारा। ठीक है, ये सही है, मिनहाजुस सिराज। तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और तुगलक नामा ये यहाँ पे गलत है। हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम का है, तो सी गलत था। अब सुमेलित करना है, देखते हैं इसको। तो हसन निजामी जो है ताजुल मासिर का है। ख्वांदमीर हुमायूं नामा संबंधित है। मोहम्मद काचिन जो है काजिन
आलमगीरनामा, भीमसेन, नुस्खा ये दिलखुशा। तो ए है इसका आंसर, ए। सुमेलित कीजिए, इसको भी सुमेलित करते हैं। चलिए, भीमसेन कायस्थ जो है ये तारीख है दिलखुश, ये लिखे हैं। चंद्रभान ब्रह्मन जो है चहार चमन। ईश्वरदास नागर जो है ये आपका हो जाएगा फुतुहात ए आलमगीरी। सुजान राय भंडारी खुलासत उत तवारिख लिखा है। तो ये आपका डी आंसर है, ठीक है, डी। नस्तालिक, नस्तालिक क्या है? तो ये एक प्रकार की फारसी शैली लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा की है, तो ये राजा सावंत सिंह थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना की है? रसिक प्रिया, केशव, ये केशव के द्वारा लिखा गया है। अब मुगल काल विविध देखेंगे, तो सबसे पहले है इसमें मुगल काल में हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये हेमू के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके नाम के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसमें पृथ्वीराज के लिए। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता है? तो ये सूरत को कहा जाता है, सूरत को। मुगलों ने नौरोज का त्यौहार कहाँ से लिया था? तो ये पारसियों से लिया था। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह कहाँ स्थित था? तो ये लखनऊ में स्थित था। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? माहम अनगा ने। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे कौन थे? बंजारे जो थे व्यापारी। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है? तो दाम जो है ताम्र की मुद्रा होती थी, देसाई राजस्व अधिकारी होता था, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। यहाँ पे डी गलत है, ए बी सी सही था। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है? तो जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस आया था, बी यहाँ पे गलत है। शाहजहां के समय टेवर्नियर और औरंगजेब के समय मनूची आया था। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो यह कथन जो है विलियम फिंच का है। निम्नलिखित में सुमेलित करना है, सुमेलित करते हैं। तो पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 हो जाएगा। तराइन का दूसरा युद्ध हो जाएगा 1192। अकबर की जो मृत्यु होती है 1605 में होती है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। तो इसका सी आंसर है, सी। अब फिर से सुमेलित करना है, देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर के समय हुआ है। बिलग्राम जो है हुमायूं के समय। खुसरो का विद्रोह जहांगीर हो गया। और खानवा का युद्ध जो है बाबर के समय। तो इसका ए आंसर हो जाएगा, ए। फिर से सुमेलित करना है, देखते हैं। बाबर जामा मस्जिद से संबंधित है। संभल में जामा मस्जिद इसने बनाया था। हुमायूं दीन पनाह से अकबर जहांगीरी महल बनवाया था। जहांगीर इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। तो इसका ए आंसर है, ए। फिर से सुमेलित करना है, देखते हैं इसको। इसका आंसर, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। निम्न इमारतों तथा शासकों को सुमेलित करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं, कूट नीचे दिया हुआ है। तो सबसे पहले कुतुब मीनार जो है इसका इल्तुतमिश के समय हो जाएगा, ए का 2 है। और गोल गुम्बद आपका हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। बुलंद दरवाज़ा किसने? अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद औरंगजेब ने। तो ये हो जाएगा यहाँ पे डी आंसर, डी। अता अली खान किसका नाम था? अता अली खान, ये इनमें से कोई नहीं है। निम्न में से कौन एक सुमेलित है बताना है? तो दिल्ली में अब्दुल रहीम खाने वाला का मकबरा है, यही एक सुमेलित है, डी है इसका आंसर, ये सही है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है सिख संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन। तो देखते हैं इसको। सबसे पहला है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो ये गुरु अंगद को। निम्न में किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ किया था? गुरु अंगद ने किया था। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था? तो ये गुरु रामदास ने किया था।
किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? रामदास को। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन निम्न में से किसने किया था? तो ये गुरु अर्जुन देव ने किया था। खालसा पंथ जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर। निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है? तो ये होमकुंड में। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो ये गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह की समाधि। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? बंदा बहादुर का मूल नाम लक्षण देव था। सिखवाद सिखिज्म का प्रवर्तन कब हुआ था? 1500 ईस्वी में। गुरु नानक ने उपदेश दिया था, मानव बंधुत्व का उपदेश दिया था। गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह थे तो यहाँ देखिए सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा के संस्थापक थे और 10वें ग्रंथ के रचयिता। ये सारे ही यहाँ पे सही है। निम्न में से महाराजा रणजीत सिंह प्रमुख थे तो ये सुकर चकिया मिसल के। 1809 में किस संधि ने आंग्ल सिख संबंधों को एक पीढ़ी के लिए स्थिर कर दिया तथा रणजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारित कर दी? मोटे तौर पर सतलज नदी की रेखा के साथ साथ। तो ये अमृतसर की संधि थी। अमृतसर की संधि। अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोबिंद ने कराया था। नेक्स्ट है गुरु नानक का जन्मस्थान कौन सा है? तो तलवंडी। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? गुरु अंगद। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो ये हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो ये अमृतसर को कहा जाता था। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था? जमान शाह ने दिया था। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? विलियम बेंटिंक ने। निम्नलिखित में से कौन युग में सही सुमेलित है? तो ये गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। ये सही है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता एवं धन एवं आशीर्वाद से किया था? तो यह गुरु अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य स्थित है? तो ये अमृत सरोवर झील के स्थित है। अब देखेंगे मराठा राज और संघ। ठीक है, तो देखते हैं इसको। पहला है इसमें शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? तो ये शाहजी भोसले थे। नेक्स्ट है अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी। ये छत्रपति शिवाजी थे। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी का जो उत्तराधिकारी रहा ये संभाजी। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलाहार के युद्ध में। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो ये अफजल खान को। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो ये आगरा में कैद थे। आगरा में। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये रायगढ़ में थी। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था रामदास। ठीक है, रामदास। अष्टप्रधान नाम की जो मंत्री परिषद थी कहाँ प्रचलित थी? मराठा प्रशासन में। शिवाजी के समय सरनोबत का पद जो था संबंधित था तो ये सैन्य प्रशासन से संबंधित था। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था? सुमंत कहा जाता। संभाजी के बाद मराठा प्रशासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? तो ये बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था। किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया? बालाजी बाजीराव के समय से। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ये ताराबाई के हाथों में था। सरजमी प्रथा जो है किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व प्रथा थी ये। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को
किस नाम से जाना जाता है? तो ये चौथ के नाम से जाना जाता है। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो ये अफ़गानों ने हराया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 14 जनवरी 1761 में। निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो ये नजीब खान। मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? तो ये मराठों के। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यशैली कहाँ थी? तो ये हो जाएगा मावल प्रदेश में थी। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे तो जीजाबाई से प्रभावित थे। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सा था? तो ये छापामार युद्ध था। आगे देखते हैं, शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा कब घोषित किया गया था? तो ये 1668 में। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी? तो ये राजा राम ने संभाली थी। किस पेशवा को पेशवा इतिहास में नाना साहेब की तरह जाना जाता है? तो ये है बालाजी बाजीराव। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो ये हो जाएगा बड़ौदा का शासक था। अहिल्याबाई रानी थी, ये कहाँ की रानी थी? तो अहिल्याबाई जो थी ये मालवा की रानी थी। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था। एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार का कारण क्या था? तो सारे ही थे। योग नेतृत्व की कमी थी, सैनिक दुर्बलता थी, अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान करने में विफल रहे ये। नाना फडणवीस का नाम बताना है। मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? तो ये हो जाएगा आपका राजा जय सिंह को। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? शाइस्ता खान को भेजा गया था। निम्न में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? बाजीराव प्रथम। ठीक है, बाजीराव प्रथम को। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध हैं। पेशवाओं का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो ये बालाजी विश्वनाथ। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक था। तो दिल्ली का शासक उस समय शाह आलम द्वितीय था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? ये सालबाई की संधि द्वारा। कहाँ पर शिवाजी के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं? तो ये तलकाडू में। माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी है? तो ये है अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर। पेशवा बाजीराव प्रथम इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीत सका था? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा इलाका नहीं जीत सका था? तो ये उड़ीसा नहीं जीत सका था। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? 2 बार। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो ये हो जाएगा बाजीराव द्वितीय के काल में। निम्न में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज में प्रचलित था? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सी मुद्रा की बात हो रही है? तो ये आपका हो जाएगा रूका था। ठीक है, रूका। नेक्स्ट अब देखेंगे, निम्न में से कौन सही कालक्रम में रखें? तो इनको कालक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले संभाजी आएंगे, फिर राजा राम, फिर शिवाजी द्वितीय और फिर छत्रपति साहू जी आएंगे। तो यहाँ बी इसका आंसर है। अब कथन कारण देखना है। तो 1750 तक मराठा प्रशासन जो है पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। बिल्कुल सही है। साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। ये सही है दोनों कथन, और व्याख्या भी सही कर रहा है। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। तो कौन सा इतिहासकार था? काशीराज पंडित। ठीक है, काशीराज पंडित। अब हम लोग देखेंगे लास्ट चैप्टर है मुगल साम्राज्य का विघटन। ठीक है, तो सबसे पहले औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? बहादुर शाह प्रथम ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये मोहम्मद शाह था। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? ये मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो ये मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला भी कहते हैं, तो उसके शासनकाल में। इसका शासनकाल था 1719 से 48। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से? तो ये मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह हो जाएगा।
अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, तो इसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय नाम था। भारत का आखिरी मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। निम्न में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? ये सआदत खान था। निम्न में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो ये चिनकलीज खान। निम्न में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर बनवाई कहा जाता है, तो ये किसने बनवाया था? जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हो गया? तो ये एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुआ था। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो ये किसने किया था? फर्रुखसियर ने किया था। अब आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? तो ये हुसैन अली और अब्दुल्ला। ठीक है। निम्न में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ डी सही नहीं है। जो सही है देख लीजिए। वह बीना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असद उल खान गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। तो ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये मध्यकालीन भारत कंप्लीट होता है। मध्यकालीन इतिहास आपका कंप्लीट हो गया। इससे पहले आपको आधुनिक भारत का इतिहास पूरा कंप्लीट किया जा चुका है। आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।